अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, जैसे जैसे 8 सितंबर की तारीख यानी PTI के जलसे की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने असला और शराब बरामदी के केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर को कल गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से इत्तेमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। वाज़े रहे कि तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दे रखी है, जबकि इससे कबल तहरीक इंसाफ 2 मरतबा जलसा मनसूख कर चुकी है और 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने पर पार्टी वर्कर्स ने क़यादत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जाहिर है कि उसकी जगह नए नौजवान लेंगे। वो तजर्बा भी नहीं रखते, मामला फहमी से भी महरूम होते हैं, जज्बाती भी होते हैं और उससे मामलात इस कदर उलझ जाते हैं कि फिर उस गुत्थी को सुलझाना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान मामलात को बातचीत से हल करने का आज मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी जमातों ने सियासत ना करने का फ़ैसला कर लिया है। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद हैं, जो हाल ही में ज़ेर एताब भी रहे, लेकिन रिहा होके वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासतदानों के साथ नहीं। हम आज दावत दी है हमने रऊफ़ हसन साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत मेहरबानी आपकी। रऊफ़ हसन साहब, बात यह है कि जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ISPR के तर्जुमान कहते हैं कि गैर मशरूत माफ़ी मांगे इमरान खान साहब, वरना हम बात नहीं करेंगे, तो क्या इमरान खान साहब कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में कि जी मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ ताकि कम से कम बातचीत के लिए राह हमवार हो जाए? देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूँगा। हम तमाम सियासतदानों से बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं उन लोगों की, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उन्होंने ये कहा है जिन्होंने कि मैंडेट चोरी किया हुआ है 8 फरवरी का, वो पीपल्स पार्टी आई फुली अंडरस्टैंड, लेकिन हम बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेज्ड हैं, इंक्लूडिंग JUIF, उनसे बात कर रहे हैं। एक कोलिशन भी है, 5 हैं, वो बढ़ रही है। अभी भी मीटिंग हो रही है, वहाँ से मैं छोड़ के आपके पास आया हूँ यहाँ ताकि ये प्रोग्राम कर सकूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, महमूद खान अचकज़ई साहब को उन 3 पॉलिटिकल पार्टी से भी एंगेज करने की पूरी इजाज़त है और मैंडेट है, खान साहब ने दिया उन्हें। महमूद खान अचकज़ई साहब की अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि जी मैं उनसे भी एंगेज करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। खान साहब ने उनको फुली एम्पावर किया हुआ है जी कि आप जाके बात करें, अगर कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स आते हैं तो फिर हम उनको कंसिडर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो हम हर पॉलिटिकल फोर्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वक्त एंगेज्ड हैं। मगर खुफिया तौर पे मुज़ाकरात तो हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के साथ, यही बात है। उनका कांटेक्ट है जी, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कांटेक्ट है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और वो उम्मीद की जाती है कि वो मामलात आगे बढ़ेंगे और अगर कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स आते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल्स आते हैं तो उनको फिर खान साहब ने भी कहा हुआ है महमूद साहब से, महमूद अचकज़ई साहब के, कि हम उनको बैठ के डिस्कस करेंगे और फैसला करेंगे। और खान साहब को ये बात पता है और उन्होंने एक तरह से गो हेड दिया हुआ है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब राना सनाउल्लाह से बात करेंगे और राना सनाउल्लाह जो है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं।
उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया हुआ है कि जी आप इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से भी जैसा कि आपकी ख्वाहिश है आप एंगेज करें। अब मैकेनिज्म उसका जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर है कि वो राना सना साहब के थ्रू करते हैं, किसी और के थ्रू करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। यू कैन गो अहेड एंड टॉक टू। तो मैं डायरेक्टली तो बात नहीं करूंगा, मगर मैं महमूद खान अचकज़ई के जरिए इन 3 पार्टी से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई साहब एम्पावर्ड हैं कि वो बात करें, उन 3 पार्टी से बात करेंगे जिनसे वो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा। दैट इज ट्रू। सो मुझे फिर बात समझनी है, बिकॉज इवेंचुअली तो यू आर टॉकिंग टू देम, वेदर यू टॉक थ्रू महमूद खान अचकज़ई और यू डू नॉट। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन लुक्स एट इट बेसिकली। एक लिहाज से तो हमारी पोजीशन वही है कि जी हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं करेंगे। दूसरी है कि जी उनके साथ अगर एक कॉन्डुइट इस्टेब्लिश हो गया है, एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया है, तो शायद मामला आगे बढ़े। 1 स्टेप रिमूव्ड हम बात कर लेंगे। बात यह है कि जब आप कहते हैं कि जी गैर मशरूत माफ़ी हम नहीं मांगना चाहते, अभी हम नहीं मांगेंगे, तो इस हवाले से आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि चलें गैर मशरूत माफ़ी मांगें, बात को ख़त्म करें, दफनाएं, आगे चलाएं बात। देखिए 2 चीज़ें हैं, माफ़ी और रिग्रेट, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। जब खान साहब को, आपको पता है कि जब ये सब कुछ हुआ तो खान साहब उस वक्त रियासत की कैद में थे। खान साहब वाज नॉट ए फ्री मैन दैन। जब वो निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्होंने वहाँ रोस्टम पे खड़े होकर रिग्रेट किया है वायलेंस को, ठीक है। तो रिग्रेट हो चुका हुआ है। अब ये कहते हैं माफ़ी मांगिए। हमारी कंटेंशन पार्टी में यूनानिमस कंटेंशन ये है कि जी पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें ना, एक जुडिशल कमीशन बनाइए, इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि तमाम लोग जिनका कोई किरदार था उस दिन में वो सब सामने आ सके। इमरान खान साहब को क्यों खदशा है कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा? हुकूमत के 2 या 3 वज़रा ने खुद स्टेटमेंट दी हुई है। पंजाब हुकूमत ने स्टेटमेंट दी हुई है। पंजाब हुकूमत ने तो यहाँ तक कहा था, आपको याद है कि जी हम बैन कर देंगे पार्टी को। वो कि इस हुकूमत के सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा था, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी हम मिलिट्री ट्रायल कराएंगे और बनता है मिलिट्री ट्रायल। तो हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर एक परसेप्शन डेवलप हुआ है पार्टी के अंदर कि जी ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। सो हमने प्रीएम्प्टिव जो है वो पिटिशन मूव किए, तो आपने ऑलरेडी यू गॉन टू दैट। अब जो 8 सितंबर को आपका जलसा होने जा रहा है, क्या वो होगा जलसा, या कि फिर से अडियाला जेल के दरवाजे खोले जाएंगे, सुबह सुबह कोई और जाएगा, खान साहब से मिलेगा और जलसे की कॉल वापस ले ली जाएगी? 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है जी, और इसकी बैकग्राउंड है पूरी, मैं आपके प्रोग्राम में बयान कर देता हूँ। 22 को जलसा हमारा होना था, तो 21 की रात को हमें अप्रोच किया गया था, चीफ मिनिस्टर KP को अप्रोच किया गया था बाय दी इस्टेब्लिशमेंट, कि उस दिन आपको पता है कि यहाँ कुछ मजहबी जमातें भी असेंबल हो रही थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है वो हियरिंग हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जी हमें खौफ है, हमें खदशा है कि कोई वायलेंस होगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जलसा पोस्टपोन कर दें। और उन्होंने हमें उसी दिन पहले 8 सितंबर को जलसा करने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है, दे दिया था साथ ही। तो हमारी तरफ से कहा गया था कि जी ये फैसला तो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वो अडियाला जेल में रहता है, उसका नाम इमरान खान है। सो वो 7 बजे दरवाजे खोले गए थे, मीटिंग हुई थी, गौहर साहब गए थे, स्वाति साहब गए थे। तो उनका अच्छा फिर ताल्लुकात है रिलक्टेंटली खान साहब ने माना था। अच्छा। और बाद में उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद अगर कोई मेरा नाम लेके भी कहे कि जी मैंने जलसा पोस्टपोन किया है, तो मत मानिएगा, वो झूठ होगा और 8 सितंबर को जलसा होगा। अब हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मौजूद है। अच्छा, कल 8 सितंबर के लिए 8 सितंबर के लिए ऑलरेडी मौजूद, उस दिन दे दिया था। वैसे ये तो इतलात वो हर दफ़ा देते हैं कि जी कोई ना कोई खतरा है। वो तो मुनीर से देखिए, वो तो हो सकता है, ये पाकिस्तान है और जो हालात हैं वो है। लेकिन 8 सितंबर का जलसा मेरा ख्याल पार्टी इस पोजीशन में है ही नहीं है कि पोस्टपोन करे, क्योंकि जो आपने खुद बयान किया और बिल्कुल सही आपने बयान किया है कि 22 अगस्त के जलसे के ऊपर जितनी गालियां हमें पड़ी और पड़ रही हैं अभी तक, उसकी कोई उसकी मिकदार, उसकी तादाद को आप गिन नहीं सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी क़यादत जो है वो एक रिस्क लेगी। और दूसरी बात है कि कल वो लोग हमारी साइड और DC बैठा है और उन्होंने एक ऑल्टरनेट साइट है वो भी वहाँ संजानी के पास उन्होंने वो भी अप्रूव किए, हमें दिए। हमें इन राइटिंग अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास तरनौल के जलसे का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। सो बैकअप हमारे पास मौजूद है। जो आपके खदशात हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है, जो वाकई में सही खदशात हैं, अगर ऐसा हुआ, बातचीत भी नहीं हुई इस्टेब्लिशमेंट से, कोई रास्ता भी आपको नहीं मिला, डायरेक्ट कांटेक्ट भी सियासतदानों से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्लान B क्या होगा PTI के लिए? आप ये तो नहीं हो सकता कि आपके लोग उठाए जा रहे हैं, आपका लीडर जेल में सड़ा चला जा रहा है। आई मीन देयर मस्ट बी अ प्लान B। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए, हमारी एक पार्लियामेंट्री
जद्दोजहद है, जो कि हमारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल फैसला किया था जी कि हमने पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना, तो हम बैठे हुए हैं। जो भी वहाँ इशू आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लीगल फ्रंट के ऊपर मैसिव हमारी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब केसेस की तादाद भी हमसे नहीं गिन सकते, हम नहीं गिन सकते। अब इतने ज़्यादा केसेस हैं जिनके बारे में PTI और हमारे जो वकला हैं वो उसको परसू कर रहे हैं, वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास है वो होता है कि जी पब्लिक मोबिलाइजेशन। वो एक चीज़ है जो कि नहीं हो सकी, और वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी है कि जी हमें आज तक ये पहला टाइम है जबकि हमें इस्लामाबाद जलसे के सिलसिले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा है। 22 को भी मिला था लेकिन वो अब अबॉर्ट हो गया, अब ये है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो लग रहा है ज़ाती तौर के ऊपर कि जी हम लोग वी आर बीइंग फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक मोबिलाइजेशन, क्योंकि पार्लियामेंट से और मुजाहिरे इज प्लान बी। बैकअप जो है वो यही है, लाजमी बात है कि जी अवाम तो साथ हैं, लेकिन खान साहब ने एक अभी तक रेसिस्ट किया है कि जी उनको वायलेंस से के खौफ से उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं चाहता कि एक और, उन्होंने बारहा मेरी मौजूदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि एक और 9 तक में यहाँ हो, ये नहीं होना चाहिए। तो वही एक खदशा है जिसके वजह से वो अभी तक पब्लिक मोबिलाइजेशन की कॉल नहीं दे सके। लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप ये फील करती है और ग्रेजुअली हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जी हमारे लिए तमाम रास्ते मफकूद कर दिए गए हैं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर का रास्ता बंद कर दिया गया है, हमारे लिए लीगल फ्रंट के ऊपर रास्ता बंद कर दिया गया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं सिवाय इसके कि पब्लिक मोबिलाइजेशन। मैं ज़ाती तौर के ऊपर एक इंडिविजुअल के लिए मैं फ़ील करता हूँ कि रियासत इस वक्त जिस नहज के ऊपर खड़ी है, वहाँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको चाहिए कि दे शुड टेक ए स्टेप बैक एंड ट्राई टू engage in a dialogue, बैठें बात करें। हाँ, वही एक रास्ता है, वो एक रास्ता। उस पे मैं आऊँगी, चूँकि एक और नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के बड़े अहम रुकन हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आप उनसे मिल के आए हैं सुबह, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहा हूँ। मगर उन्होंने ये भी कहा, और मैं कल ही उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि मैं तो गया था लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब के पास, मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया, मैंने उनको कहा कि मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ, आप मेरा साथ दें। मगर हैरत की बात यह है कि MWM के जो रुकन हैं, जिनका झुकाव आपकी तरफ है, उन्होंने कोरम पॉइंट किया, उन्होंने उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया, और उनकी बात सुने बगैर जो है नेशनल असम्बली का सेशन जो है वो मुलतवी कर दिया गया। ये आज बात हुई। आप जो बयान कर रही हैं वही उन्होंने हमसे भी बताया है। तो असद कैसर साहब ने एक्सप्लेन किया था उसको कि जिस वक्त ये सारी इनकी स्पीच अभी शुरू होनी थी और वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं चला कि स्पीच शुरू हो रही है। उस वक्त वो खड़े हुए स्पीकर मैं तो उधर ही थी, वो खड़े होके स्पीकर के कमरे में कोई मीटिंग थी और वो वहाँ चले गए। वहाँ वो कहते हैं कि 1 घंटा उन्होंने उसके ऊपर माजरत भी की है आज मेंगल साहब से। मेंगल साहब ने शिकायत की आपसे इस बात? बिल्कुल किया उन्होंने की है शिकायत, और बड़ी कैंडिडली उन्होंने शिकायत की। अब मेंगल साहब को आप इकट्ठे लेके कैसे चलेंगे, क्योंकि एक अहम आपका वोट गया, अगर वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता, अगर वो रेजिग्नेशन वापस नहीं लेते, मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट होगा नहीं। लेकिन मेंगल साहब ने कमिटमेंट किया है कि वो हमारी कोalition के मेंबर रहेंगे। उन्होंने ये बाकायदा तौर के ऊपर कमिटमेंट किया, वो हमारे साथ उस कोalition का हिस्से के तौर के ऊपर काम करेंगे। हाँ, अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर हमारा एक वोट जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और उसकी वजाहत कर दें, चूँकि ये शंदाना गुल साहिबा जो MNA है आपकी पार्टी की, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग अब रुपोश हो गए हैं, जिसके अंदर मेरा ख्याल है काफ़ी ऐसे लोग हैं, हमाद अजहर साहब हैं, फिर मुराद सईद हैं, कि उनको अब निकल आना चाहिए और उनको एहतजाज करना चाहिए। आप भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, क्या खान साहब ने ऐसा कुछ कहा था? देखिए, खान साहब ने एक शख्स के बारे में, मुराद सईद के बारे में तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि वो बाहर आए, बल्कि हमेशा कहते हैं कि जी वो उसको अंडरग्राउंड रहना चाहिए। हमाद हैं और मियां असलम साहब हैं, जो 2 लोग और हैं जो कि इसी वक्त अंडरग्राउंड है। इनके बारे में उन्होंने, जब ये एक मीटिंग हुई थी उसके बाद जब उन तक कुछ हक़ाइक़ पहुँचाए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी इनको भी अभी बाहर नहीं आना चाहिए। कुछ बीच में एक पीरियड था जबकि उनके बारे में ये इंस्ट्रक्शन थी कि जी आप भी अब बाहर आ जाइए, और वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमाद ने कुछ रैलीज़ को लीड भी किया है। और इसके अलावा मियां असलम साहब भी जो हैं वो बहुत सारे जो मीटिंग्स हैं उनको वो जूम वगैरह के ऊपर प्रिसाइड करते हैं। तो मुराद से उन्होंने कहा कि छुपे रहो जहाँ हो। हाँ, मुराद हमेशा से उस बारे में उनकी कोई चेंज ऑफ ओपिनियन कभी नहीं आई है। यहाँ अगर उनका जो लेटेस्ट है वो यही है कि जी अभी ये लोग भी बाहर नहीं आएंगे, दोनों जो हैं मियां असलम साहब और हमाद अजहर साहब, ये भी रहेंगे। सो तीन लोग उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा था कि सब जो है वो रुपोश ही रहे, वो रुपोश रहे फॉर द टाइम बीइंग। आपको भी FIA की तहवील में ले लिया गया, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, हमने माजी में भी सियासतदानों के ऊपर लगते हुए देखे हैं। ये क्या सा राइयाँ हैं, आप इसकी वजाहत कर दें
कि ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप पीटीआई की एक्टिविटीज़ को रिटायर्ड जनरल फैज़ की एक्टिविटीज़ से लिंक करें। मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव किसी तरफ से नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप किस तरफ से कह रहे हैं कि जी वो कुछ वीलॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बहुत सारे आपको कोशिश की जा रही थी कि आपको वादा माफ गवाह बनाएं जनरल फैज़ के खिलाफ। I'll be very honest about it. No, they were very civil with me, मुनीज़े, and मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि मैं वादा माफ गवाह बनूं। This is being very honest about it. लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंटेरोगेशन हुई है, रात को 2-2, 3-3 बजे भी इंटेरोगेशन हुई है, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल उसमें शामिल नहीं था कि जी मैं वादा माफ गवाह। मुझे किसी ने नहीं कहा। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इसकी क्लियरली जो है वजाहत कर दी, एंड थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज। थैंक यू सो मच रऊफ साहब। आई नो कि दिस वाज अ बिजी डे कि आपने हमें ये इंटरव्यू दिया। नाजरीन, अभी एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, कहीं ना जाइएगा, चूँकि बड़ी एक अहम खबर इसके बाद है, और वो ये है कि क्या IMF की डील $7 बिलियन खटाई में पड़ गई है कि नहीं, ये हम पूछेंगे कैसर अहमद शेख साहब से जो काबीना का हिस्सा हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान को माशी बहरान से निपटने के लिए IMF से मजीद $7 अरब हर सूरत चाहिए, लेकिन पाकिस्तान IMF के दरमियान कर्ज के नए मुआहदे के हवाले से मामला तात्तुल का शिकार दिखाई देते हैं। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF बोर्ड की 13 सितंबर तक की जो मीटिंग्स में है, पाकिस्तान जो है वो एजेंडे में शामिल ही नहीं है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान $12 अरब के पुराने कर्जे को रोल ओवर करवाने और $2 अरब का नया कर्जा हासिल करने में नाकाम रहा है अब तक। इसके अलावा IMF को पंजाब में बिजली के बिलों में दी जाने वाली सब्सिडी पर भी एतराज़ है। ताहम पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक IMF टारगेट सब्सिडी के खिलाफ नहीं है। सरकारी तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है, निगोशिएशन इसी को कहते हैं। तीसरी बात यह है कि IMF टारगेटेड सब्सिडी के ख़िलाफ़ नहीं होता, और ये बहुत टारगेटेड सब्सिडी है। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, अगर ज़रूरत पड़े इसके ऊपर उनको कन्विंस किया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन हुकूमत की राइट साइजिंग की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और इस पॉलिसी को लेकर मारूफ माहिर माशियात कैसर बंगाली ने जो है कफ़ायत शारी से मुतल्लिक 3 कमेटियों से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कहा है कि मईशत तबाही के दहाए पर है, और IMF जो है पाकिस्तान को मज़ीद कर्जे देने से झिझक रही है, जबकि हुकूमत मईशत की मजबूती के लिए ताजरों को भी टैक्स नेट में लाना चाह रही है, लेकिन ताजिर इसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर और मारूफ सनतकार कैसर अहमद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, आप मईशत को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर मौजूद हैं, आपको IMF की जो डीलिंग्स हैं उससे आप आई एम श्योर आप वाकिफ़ हैं। अब ये बताइए कि 13 सितंबर तक जो एजेंडा आया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का IMF का, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि टाइमलाइन हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को दी थी। उन्होंने कहा था कि $12 मिलियन का जो रोल ओवर ग्रांट है वो मिलेगा, फिर मज़ीद $2 बिलियन और मिलेंगे सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE से, उसके बाद ही IMF का $7 बिलियन आपको मिलेगा। वो अभी तक चूँकि नहीं मिला तो वो $7 बिलियन भी खटाई में पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, IMF से हमारी गुफ्तगू बड़ी डिटेल हुई है। अच्छा। और उसके बाद पॉलिसी लेवल मुआहदा हुआ है। जो भी उनकी शराइत हैं, जो आप फ़िक्र कर रही हैं, जो कुछ भी शिकायत उनकी शराइत हैं, वो हमने फुलफिल करनी है, और वो कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये खामखा जो भी स्पेकुलेशन मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। पाकिस्तान को वो कर्जा एश्योर है, क्योंकि IMF से भी हमारे आपको पता है कि पीछे तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद जाके उनसे मुलाकात भी की, और हमारे वो जो कुछ उन्होंने कहा है हमने तमाम शराइत पूरी की हैं।
बड़ी मुश्किल। मगर ये जो सब्सिडी की बात हुई है ये कल सुर्खियां बनी है और आज हर अखबार में है कि जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है उसके ऊपर IMF ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा ये सब्सिडी आप फिलफौर वापस लें और इसके बाद आप कोई सब्सिडी दे नहीं सकते जब तक आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। ये दुरुस्त बात है। हम जो तक प्रोग्राम में हैं उनकी हर शर्त मानेंगे। अगर उनको इतराज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अखबारी खबरें हैं, फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने इतराज़ अगर किए तो उसको फुलफिल करेंगे। कौन सा मुश्किल ये काम है। हम अपने अखराजात को बड़े मियाँ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने जो सब्सिडी दी है पंजाब को 2 महीने की, तो वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। जी देखिए, हम नेगोशिएट करेंगे IMF से और मिलजुल के ये मैं आपको एश्योर कराता हूँ। हम पहले भी हर पॉइंट पे उनसे डिस्कशन में हैं, उनसे बाकायदा बातचीत होती है। जिस जगह हम आपस में नहीं मीट कर पाते तो वो ठीक कर देंगे। कल रात को ही IMF और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनके दरमियान बातचीत हुई है। 13 सितंबर तक जो कैलेंडर है उसके अंदर हमारा नाम क्यों नहीं है? नहीं तो वही जो आप कह रही हैं, बात ऐसी उन्होंने शर्तें हमारे पास रखी हैं ना, और पहले ही प्रोग्राम जो हुआ है हमारा स्टाफ लेवल, तो वो हम फुलफिल करेंगे। अगर कुछ टाइम लग रहा है तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्राम ये कोई मुआहदा होने में कोई मुश्किल है। मुआहदा होगा उसमें हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा लग सकते हैं। सितंबर के महीना कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, तो सितंबर में हो जाएगा। और ये मुआहदा ऑलमोस्ट श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ये कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा है, ये देखिए ना, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है ना जहाँ, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। 1-2 दिन स्टॉक एक्सचेंज में भी ये कन्फ्यूज़न रहा। आज फिर देखिए अब 2 दिनों से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन हमें भी होती है, उन्हें भी होती है। हर चीज़ आजकल दुनिया में बिल्कुल खुली किताब की तरह है। और ये जो भी ये गलत फहमियाँ फैला रहा है पाकिस्तान और IMF। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आप इस कुछ चीज़ों की वजाहत कर दें। जिस तरह ये कहा गया कि जो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट सोलर पैनल्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उन लोगों को जो लोअर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये गलत है। आपको ये सोलर पैनल के ऊपर भी उनको इतराज़ है, पंजाब की सब्सिडी के ऊपर भी इतराज़ है। ऐसी कोई खबर आपके पास है? जी मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कैबिनेट में ये कोई डिस्कस हुआ है। नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई, ये मुझे पता है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रेगुलर बातचीत होती रहती है। ये मुझे पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर उनसे टच में है। और कोई भी अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें कोई उनको कोई वो समझेंगे कि वो अगर IMF के कहने के मुताबिक कि शराइत में शामिल है और आप ये कर रहे हैं, तो हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और अगर वो कन्विंस नहीं होते तो हम उसको अल्टरनेटिव कोई ना कोई हम हल निकालते हैं। चूँकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तर्जुमानी कर रहे हैं, सिर्फ काबीना की नहीं। जो पंजाब हुकूमत में फ़ाइनेंस मिनिस्टर हैं मुज्तबा शुजाउर रहमान, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी दी जा रही है ये पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है 45 बिलियन रुपीज़ की है, मगर 45 बिलियन रुपीज़ की नहीं है, ये 90 बिलियन रुपीज़ की है। और इसका जो आधा रकम है वो फेडरल गवर्नमेंट अदा करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, और बिल्कुल मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो पता नहीं किस पैराए में कहा है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो अदा करेगी तो तमाम सूबों को, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने तो तमाम सूबों को देना है ना। और ऐसी बात मैंने सुनी भी नहीं, कोई ना कोई हमारी फेडरल गवर्नमेंट में ये डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, कैसर बंगाली साहब ने जो ऑस्टेरिटी कमेटी है उसे इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, चूँकि उन्होंने ये अलग-ऐलान कहा है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो सिर्फ जो हाई ग्रेड अफसर है उनको बचा रही है, जो लो ग्रेड अफसर है उनको फारिग कर रही है, और जो उनकी ऑस्टेरिटी ड्राइव है उसकी जद में सिर्फ गरीब आ रहा है। उस पर मैं आपसे पूछूंगी, मुझे पता है आपका ये कंसर्न भी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब। और कैसर अहमद शेख साहब जो हैं मईशत को अच्छी तरीके से जानते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, कैसर बंगाली ने कफ़ायत शारी से जो मुतल्लिक़ 3 कमेटियाँ हैं उनसे अब इस्तीफ़ा दे दिया है जो हुकूमत ने बनाई थी, और उन्होंने ये कहा है कि जी मैंने तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट कमेटी को दी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि 17 डिवीज़न्स आप अबॉलिश कर दें, 50 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको आप ख़त्म कर दें, और आपको 30 बिलियन रुपए का जो है आप मुनाफा कमा सकते हैं, आप बचा सकते हैं $30 बिलियन, मगर आपने रुपए, मगर आप ये नहीं कर पा रहे। और आपने क्या किया है कि आपने जो 1 से 16 के लो कॉस्ट पोजीशंस हैं
वो आपने फारिग कर दी हैं, ना आप फारिग करते हैं हाई कॉस्ट सेक्रेटरी को, ना एडिशनल सेक्रेटरी को, ना जॉइंट सेक्रेटरी को, ना डायरेक्टर जनरल को। कैसर बंगाली साहब मेरे बड़े करीबी जानने वाले हैं जी। मैं उनको, और अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, दोस्त हैं आपके। अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात है नहीं। हम सिर्फ ये डिवीजन्स को नहीं, हम तो मिनिस्ट्रीज़ को ही मर्ज कर रहे हैं या मिनिस्ट्रीज ही कम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि और हर इदारे को, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूँ जो कि SOE स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ के बारे में बड़ी थ्रेड बेयर है, एक एक इदारे को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कि कौन सा स्ट्रेटेजिक है, कौन सा नॉन स्ट्रेटेजिक है, किसकी ज़रूरत है। और बहुत से इदारों को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि या तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए या प्राइवेट स्टेट ओनरशिप में रखा जाए। तो बहुत कंजर्वेशन की बातें हैं। हम देखिए ना, हमने तो सबसे पहले शुरू किया, मिनिस्टर्स ने कहा कि हमको 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं स्पेसिफिकली, वो इस बात को कर रहे हैं कि जी आप जो बेसिक पे स्केल है 1 to 16 लो कॉस्ट पोजीशंस, वो आप ख़त्म कर रहे हैं। आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि बंद कर रहे हैं? अभी उसका कोई, हम देख रहे हैं कि उसका क्या इस्लाहात किस तरह रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसमें तब्दीलियां कर रहे हैं, वो अंडर डिस्कशन है बात, और उसकी फाइनल जो भी शेप आएगी वो आपके सामने आ जाएगी। अभी आपने हतमी तौर पे ये फैसला नहीं किया कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद कर रहे हैं या कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं? हाँ, हमने इस्लाहात का फैसला किया कि इम्प्रूव किस तरह करना है और रिफॉर्म्स किस तरह करना है। ये क्योंकि वो पब्लिक को फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रही। जो हमारी असेसमेंट है कि ये यूटिलिटी स्टोर ने कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें काफ़ी करप्शन हुई है। सोच उसका हर बंद का मैं नहीं कुछ कहता, उसके रिफॉर्म्स की बात हो रही है। उसका आपको चंद दिनों में आपके पास आ जाएगी उसकी डिटेल कि हम एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं। जी कैसर शेख साहब, आपने हमेशा ताजरों की भी बात की है माजी में। ये जो 2 स्कीम आई है, ताजर 2 स्कीम, इसके ऊपर ताजरों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं हम इसकी जद में नहीं आएंगे। ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त है। वो कहते हैं रिटेल जो टैक्स है वो आप जो हमें लगा रहे हैं वो आप और चीज़ों पे लगाएं, हम जो ज़मीन ओन करते हैं उस पे मत लगाएं, हमारी दुकान पे मत लगाएं। देखिए, मैं ताजरों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने बहुत से इलेक्शन उनमें कंटेस्ट किए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 37 ईयर पहले 87 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और हाईएस्ट नंबर ऑफ। तो बात ये है कि ताजरों को ये आज ही स्टेटमेंट दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनको देखिए टैक्स नेट में तो आना पड़े, हमें मुल्क को ज़रूरत है। और ताजर हमारे बड़े मुहिब वतन लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको। वो इसमें उनको कोई टेक्निकलिटीज़ में उनको एतराज़ है और हम उनसे बैठ, कहीं भी प्रॉब्लम है उनका सॉर्ट आउट करें। टैक्स तो उनको देना पड़ेगा, वो भी रिकग्नाइज करते हैं कि ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है ना, और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब वो जो उसके रेट्स हैं उसके ऊपर नेगोशिएट करने को भी तैयार हैं। तो बैठ के हुकूमत और उनका कहीं ना कहीं आपस में हम मीट करेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो जॉइंट सेशन आप बुला रहे हैं, ये किस मकसद के लिए बुला रहे हैं? अभी तक तो जॉइंट सेशन का हम सुन ही रहे हैं, कोई अनाउंस तो नहीं हुआ, ना बुला कुछ उसके अंदर बिल्स आप लाना चाह रहे हैं। आप काबीना में क्या मालूमात है आपकी? क्या काबीना में कोई डिस्कशन जॉइंट सेशन के वाले से इसके सिलसिले में नहीं हुई कि कोई हम क्या बिल लाना चाह रहे हैं। ये कुछ जैसे फैसला होगा ना, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इब्तदाई लोग ज़्यादा जल्दी उसको मीडिया पे दे रहे हैं। कोई बात होगी तो ज़रूर हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये अब बात सामने आ गई है कि वो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, और वो बराह रास्त बात नहीं कर रहे, वो राना सनाउल्लाह और महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए बातचीत करें। तो क्या आपको लगता है कि अब राह हमवार होने लगी है, सियासतदान इकट्ठे बैठने लगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा ये पॉलिटिक्स रही है। वो जब लाहौर आए तब भी उन्होंने कहा तमाम पार्टियों से हम रब्ता करेंगे, वो हमारी तरफ से रब्ता होगा। और अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं लाहौर की मीटिंग के बारे में, तो क्योंकि मियाँ साहब तो चाहते हैं, वो हमेशा मफाहमत की पॉलिटिक्स करते हैं। अब उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो 9 मई का वाक़या है उस पर कोई माफ़ी नहीं है, उसको बख्शा नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो तो जिसने 9 मई कही उससे बात नहीं हो सकती। जो इसने 9 मई जो देखिए कभी कि हमारे दुश्मन ने भी ऐसा नहीं किया, इंडिया भी वो काम नहीं कर सका। बातचीत होगी कि नहीं होगी? What will be the position of the government? 9 मई के बारे में कोई बात नहीं होगी। 9 मई को तो एक सीधा वाक़या है, जो जिसने गलतियां की हैं, जिसने जो वाक़यात हुए हैं, वो तो फ़ौज की तनसीबात पे
के वहाँ पे हमले हुए हैं, यानी कोर कमांडर हाउस पे हमले हुए हैं, हमारे शहीदों की यादगारों की। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक ही पेज पे हैं इस बात पे? बिल्कुल एक पेज पे। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ये लोग कितने अरसे से कह रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। और बड़े मियाँ हमारे क्योंकि लीडर हैं, वो कायद हैं हमारे, और उनकी बात इवेंचुअली मानी जाती है। ये बताइए कि हाल ही में अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, आपके कॉलीग हैं, उसके बाद अपोजिशन ने उनसे मुलाकात की और कहा कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आप एक सियासतदान हैं, आप एक वफाकी वज़ीर हैं, क्या हुकूमत को इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए? जी, मैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो सबकी होती है, बिल्कुल। मैं समझता बलूचिस्तान पर वो तो बलूचिस्तान पे मैं भी इस फेवर में हूँ, मेरे ज़ाती राय है कि ज़रूर होनी चाहिए। राइट। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मिल बैठ के कोई हर जगह हम डायलॉग करें। अपना मुल्क है हमारा, अपने लोग हैं, उनके साथ बैठ के हमको डायलॉग। PTI से नहीं करनी बात? नहीं, PTI से बात करेंगे, लेकिन 9 मई वाले जो बीच में लोग हैं उनसे नहीं करेंगे। 9 मई में कौन था? अब ये तो सारा सबके सामने है, वीडियो भी आती रही, हर एक ने देखा है। इमरान खान साहब थे। इमरान खान का अब मैं देखें ना, मैं क्यों पर्टिकुलर एक नाम, जब उसकी हो रही है सारी चीज़ हो रही है और वो फ़ौज के तनसीबा उनका मामला है ना, अब ये तो उनके ऊपर हमला हुआ है, तो ये फ़ौज खुद कर रही है। कल भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि ये तो सख्ती से जो भी शरअंगेज़ हैं, जो भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ किसी ने की हैं मुल्क के ख़िलाफ़। तो आप इस हक़ में होंगे कि इमरान खान साहब का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो? मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान 9 मई में इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर होना चाहिए, उनका फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। चलें, ये पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा होगा कि एक वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है, साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में होगा। ये तो आपने देखा कि अपनी फ़ौज ने अपने जो DG ISI है, तो उनका सबसे बड़े जर्नल में होता है ना, उनका भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तो हर एक का, कोई भी हो, वज़ीर आज़म हो, कोई किसी ओहदे पे हो, कोई भी जिसने गलती की होगी उसका तो ट्रायल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।